बच्चों हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 11 की गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 11 शंकु परिच्छेद कॉनिक सेक्शन। बच्चों ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, पूरा इंट्रोडक्शन बताऊंगा, उसी के आधार पर आप अपनी पुस्तक के उदाहरण व प्रश्नमाला कर पाएंगे और फिर वीडियो देखकर आप उनका संतुष्टिकरण करेंगे। बच्चों ध्यान से देखिए, शंकु परिच्छेद। बच्चों शंकु परिच्छेद बेसिकली होता क्या है, ध्यान से देखिए ना। सबसे पहले हम बात करें, सपोज हमारे पास एक एल स्थिर रेखा है, ठीक है, ये बिल्कुल स्थिर है, इससे हमने कोई छेड़खानी नहीं की, इसको हम एल ले लेते हैं, है ना। और एक और रेखा हमारे पास है बच्चों एम, जिस तरह से डायग्राम में तुम्हारे को शो हो रही है, ध्यान से देखना। एम इस तरह से है जो कि स्थिर बिंदु वी पर प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, इसको हमने एम ले लिया। बच्चों एम और एल के बिटवीन जो एंगल है ना वो कितना है, अल्फा। अब एम को हम इस एल के चारों तरफ घुमाते हैं, परितः। परितः का मतलब चारों तरफ इसको घूर्णन करवाते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि उन सभी स्थितियों में जो इनके बिटवीन जो एंगल है ना वो बिल्कुल सेम रहे। अगर ये एम यहाँ पर आ जाए तो भी वही अल्फा एंगल रहे, इधर आ जाए तो भी अल्फा एंगल रहे। तो एक बार सोचो तुम, जब इसको अपन यूं घुमा देंगे यूं ऐसे, तो ऊपर भी सर्किल बनेगा और नीचे भी सर्किल बनेगा, यानी कि इस प्रकार प्राप्त आकृति बच्चों क्या बन जाएगी, द्विशंकु। ध्यान से देखना, इस तरह का ऊपर भी सर्किल बनेगा, ऊपर भी वृत्त बनेगा और नीचे बच्चों क्या बन जाएगा, वृत्त। बोलो हाँ है ना। तो यहां पर वी इसको क्या बोलते हैं बच्चों, शंकु का शीर्ष, क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। और ये जो लाइन है ये वाली हमारी, इसके एक्सिस, इसका अक्ष होता है बच्चों। शंकु का बच्चों क्या होता है, एक्सिस होता है, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर है क्या बात। इसको बोलते हैं बच्चों जनरेटर, जनक रेखा बोलते हैं। जो एम हम घूर्णन करवाते हैं ना चारों तरफ, इसको क्या बोलते हैं, जनरेटर, एम बोलते हैं। अब इनका पूरा नामांकन मैं तुम्हें डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ बच्चों। देखो द्विशंकु बन गए, एम और एल के बिटवीन हमारे पास क्या बन गया, एंगल एक अल्फा, जो कि हर स्थिति में अल्फा ही रहेगा। दूसरा बच्चों इसको बोलते हैं अक्ष, शंकु का अक्ष। जो वी ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इसको बोलते हैं ऊपरी नापे, इसको बोलते हैं निचली नापे। बस इन सब बातों का ध्यान रखना। इसको हम क्या बोलते हैं, एम को जनक। यहां पे देखो स्थिर बिंदु वी को शंकु का शीर्ष, स्थिर रेखा, ये रेखा है बच्चों, एल शंकु का अक्ष कहलाता है। इन सभी स्थितियों में घूमने वाली रेखा एम शंकु की जनक कहलाती है। शंकु के शीर्ष को दो भागों में विभक्त करते हैं जिन्हें नापे कहते हैं, ऊपरी नापे और निचली नापे। तो डायग्राम आप आराम से नोट डाउन कर लें, समझ में आ गई बात। आगे बढ़े थोड़ा सा, अब ध्यान से देखो बच्चों और सारी बातें। ये जनक है ना, ये एम है, ये हर स्थिति में बच्चों घूमेगा, लेकिन अल्फा एंगल हमेशा फिक्स रहेगा, वो अचर रहेगा। यदि 45 डिग्री पे कोण पर घूम रहा है तो 45 रहेगा, 30 पर घूम रहा है तो 30 रहेगा, वो अचर रहेगा बच्चों ना। ये सारी बातें हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दी, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में दोनों में कंफर्टेबल लगती है बच्चों। अब यहाँ पे आ जाओ। अब बच्चों शंकु परिच्छेद की बात करते हैं, है ना। बच्चों शंकु परिच्छेद बेसिकली होता क्या है ना बच्चों, एक तल को और शंकु के परिच्छेदन से, यानी कि हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक समतल जैसे मान लो ये हो गया हमारा, इस समतल के और इस शंकु के परिच्छेदन से जो वक्र हमें मिलते हैं, जिन वक्रों का निर्माण होता है, जो वक्र हमें प्राप्त होते हैं, उनको हम बोलते हैं बच्चों शंकु के परिच्छेद। क्लियर है क्या, ठीक है। यानी कि तल के और शंकु के परिच्छेदन से क्या प्राप्त होता है हमारे को, शंकु परिच्छेद प्राप्त होता है। कुछ वक्र प्राप्त होते हैं, वो वक्र कौन कौन से होते हैं, वृत्त, सर्किल, परवलय, पैराबोला। वो कैसे कैसे बनेंगे मैं तुम्हें समझाऊंगा अभी, ठीक है। वृत्त, सर्किल हो गया, पैराबोला, परवलय हो गया, फिर होता है बच्चों दीर्घवृत्त, एलिप्स, फिर होता है अति परवलय यानी कि हाइपरबोला। और इन्हीं से बच्चों हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस यानी कि सरल रेखिक युग्म भी प्राप्त होता है ना। कैसे, ध्यान से देखना। अभी एक एक बात मैं तुम्हें समझाता जा रहा हूं, ध्यान से देखो। जब शंकु परिच्छेदन, बच्चों जब भी मैं शंकु परिच्छेदन बोलूं तो इससे मतलब तुम समझ जाना कि शंकु है ना, शंकु व तल के परिच्छेदन से प्राप्त, परिच्छेदन से प्राप्त जो वक्र है उस प्रक्रिया को हम शंकु परिच्छेदन कहते हैं। बच्चों जब शंकु परिच्छेदन में तल शंकु के शीर्ष से होकर गुजरता है, शंकु परिच्छेदन में तल जब शंकु के शीर्ष से होकर गुजरता है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में प्राप्त होती है, यानी कि सरल रेखिक युग्म में प्राप्त होता है, जो कि हमारे इसमें तो नहीं है, हमारे तो वृत्त से शुरू है। तो आ जाओ देखो बच्चों, एक बात और, शंकु के ऊर्ध्वाधर अक्ष और परिच्छेदी तल के बीच बने कोण है ना, उसके अंदर विभिन्न स्थितियां होती है। शंकु का जो ऊर्ध्वाधर तल है और हमारा जो तल है, ठीक है, जो प्लेन हम ले रहे हैं, उनके बिटवीन एक एंगल होता है। वो एंगल डिसाइड करता है कि वृत्त बनेगा, परवलय बनेगा, अति परवलय बनेगा, दीर्घवृत्त बनेगा। तो देखो कैसे, इधर आओ, ये एक तल हो गया और ये ऊर्ध्वाधर अक्ष हो गया, इनके बीच बच्चों एंगल जो बन रहा है वो कौन सा ले लिया हमने, बीटा।
कौन सा ले लिया? बीटा। अब ध्यान से देखो, जब बीटा बिल्कुल 90 डिग्री का हो तो उस परिच्छेदन से प्राप्त वक्र वृत्त होगा, सर्किल होगा। यहां तुम इसको ऐसे बोल सकते हो, जब तल शंकु के आधार के समांतर हो, पैरेलल हो, पैरेलल टू बेस, जब तल शंकु के आधार के समांतर हो, या ऊर्ध्वाधर तल है ना, शंकु के ऊर्ध्वाधर तल वह हमारे तल के, हमारे समतल के बिटवीन मध्य जो एंगल है बच्चों कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर बच्चों सर्किल कैसे बनेगा? जनरल भाषा में तुम ध्यान रखो, जब तल व आधार, शंकु के आधार का बेस, सॉरी आधार दोनों समांतर हो, तब बच्चों क्या बन जाएगा? सर्किल बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों ध्यान से देखो, जब बीटा बराबर अल्फा हो, देखो बीटा क्या है, दोबारा यहां पे देखो, परिच्छेदी तल व शंकु के ऊर्ध्वाधर अक्ष के बिटवीन जो एंगल है वो बच्चों क्या है? हमारा बीटा है। जो हम तल ले रहे हैं परिच्छेदन के लिए और जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है उसके बिटवीन बच्चों एंगल कौन सा है? बीटा। जब बीटा बराबर 90 डिग्री होगा, बीटा बराबर 90 डिग्री कब होगा? जब तल शंकु के आधार के समांतर होगा, तब तो बनेगा सर्किल। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से देखना बच्चों, जब बीटा बराबर अल्फा होगा, अब बीटा बराबर अल्फा से मतलब क्या है? अल्फा क्या है बच्चों? अल्फा जनक एम और एल के बिटवीन एंगल है, और बीटा क्या है? ऊर्ध्वाधर अक्ष और तल के बिटवीन एंगल है, यानी कि दोनों का एंगल सेम है। इसका मतलब दो एंगल सेम है, इसका मतलब बच्चों क्या बोलेंगे? दोनों का ढाल बराबर है, इसका मतलब दोनों समांतर है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? जब तल हमारे जनक के, तल जनरेटर के पैरेलल हो, बच्चों तल किसके पैरेलल हो? जनरेटर के। जनरेटर बोले तो एम, यानी कि जनक रेखा के समांतर हो, तो बच्चों उस स्थिति में प्राप्त जो वक्र होगा वो हमारा क्या बनेगा बच्चों? वो बनेगा पैराबोला, यानी कि परवलय बनेगा। क्लियर है? दोनों तरफ से मैंने डायग्राम तुम्हें समझा दिया, एग्री हो? ठीक है, नेक्स्ट, जब बीटा ऊर्ध्वाधर अक्ष और तल के मध्य जो कोण है बीटा वो अल्फा से तो बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, तो इसके लिए हम क्या क्या बातें कर सकते हैं बच्चों? ध्यान से देखना, उस स्थिति में बन रहा है दीर्घवृत्त। या तुम ऐसे बोल दो कि तल ना तो जनक के समांतर है, जनक रेखा के, तल परिच्छेदी जो तल हमारा वो ना तो जनक के समांतर है और ना अक्ष के समांतर है, ना उसके लंबवत है। भाई 90 डिग्री होता तो लंबवत होता, 90 डिग्री भी नहीं है और समांतर भी नहीं है। उस स्थिति में प्राप्त वक्र बच्चों क्या बनेगा? दीर्घवृत्त बनेगा, आप देख सकते हैं। और बच्चों लास्ट, जब बीटा 0 से तो बड़ा हो और अल्फा से छोटा हो, यानी कि 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अल्फा से छोटा है, इसका मतलब वो एक्सिस के समांतर है, यानी कि जो शंकु के अक्ष है बच्चों उसके समांतर यदि हमारा बीटा कोण बन रहा है, यहाँ प्लेन बन रहा है, यानी कि जो तल है हमारा वो शंकु के अक्ष के समांतर है, तो बच्चों क्या बनेगा? हाइपरबोला, अति परवलय बनेगा। अति परवलय के लिए ध्यान से सुन लो, जब परिच्छेदित तल शंकु के अक्ष के समांतर है, पैरेलल टू एक्सिस, उस कंडीशन में बच्चों क्या बनेगा? हाइपरबोला, यानी कि अति परवलय, और एंगल ये वाला बन जाएगा। तो चारों बातें क्लियर है? ठीक है, शंकु परिच्छेदन बिल्कुल ढंग से क्लियर है बच्चों। हम क्या बोलेंगे? एक तल को और शंकु के परिच्छेदन से प्राप्त वक्रों को शंकु का परिच्छेद कहते हैं या शंकाओं कहते हैं। इनमें 4 तरह की आकृतियां हमारे पास बनी: वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय। अब बच्चों हम डिटेल स्टडी करते हैं पहले सर्किल की, यानी कि वृत्त की। वृत्त सभी बचपन से जानते हो, तल के उन बिंदुओं का समुच्चय जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं, वो स्थिर बिंदु क्या कहलाता है? वृत्त का केंद्र कहलाता है ना। अच्छा, स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं तथा वृत्त पर किसी एक बिंदु की केंद्र से दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये तो बहुत बेसिक बातें हैं। वृत्त का केंद्र का मूल बिंदु पर होता है, वृत्त का समीकरण सरलतम होता है। बच्चों वृत्त का समीकरण हमारे पास क्या होता है? पहले देखो डायग्राम, ये सेंटर, ये सब क्या है? रेडियस, 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 ठीक है। दूसरा, अब ये कोई पॉइंट है एक्स वाई, तो बच्चों वृत्त का समीकरण क्या बनता है? यहां पे प्लस का साइन लगा लो, x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर, ऐसा आएगा। बराबर आर है तो यहाँ पे बराबर है बच्चों क्या हो गया? आर स्क्वायर। यहाँ पर एच और के केंद्र के निर्देशांक, और बच्चों आर क्या है? त्रिज्या, और एक्स और वाई क्या है? जहां से वृत्त गुजर रहा है। ये उस वृत्त का समीकरण है बच्चों जिसके एच और के तो क्या है? केंद्र के निर्देशांक है। एच और क्या है? केंद्र के निर्देशांक। आर क्या है? उसकी त्रिज्या। तो समीकरण हो गया x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब इनके अपन एग्जाम्पल के माध्यम से बच्चों स्टडी करते हैं, ठीक है। ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है आराम से, तो करें एग्जाम्पल। तो आपकी पाठ्य पुस्तक निकाल लो, उसमें एग्जाम्पल है और साथ के साथ वीडियो आप पैरेलल देखते जाओ। चलते हैं बच्चों उदाहरण नंबर 1 पे ध्यान से देखना है ना। इन्हीं उदाहरणों पर आधारित आपकी प्रश्नमाला होगी।
तो एक एक बात को ढंग से समझना, हर एक एग्जाम्पल के बाद वीडियो पॉज करके उसको वापस रफ कॉपी में करना, फेयर कॉपी में करना, और आप अपनी पाठ्य पुस्तक लेकर बैठे उन सभी में इनके सॉल्यूशन भी डिटेल से गिवन है ना। केंद्र 0 0 यानी कि केंद्र के निर्देशांक बच्चों 0 0 तथा त्रिज्या r वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। अब हमें पता है बच्चों वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। यहाँ पर h और k क्या होते हैं बच्चों, h और k केंद्र के निर्देशांक होते हैं और r क्या होती है त्रिज्या। तो यहाँ पे 0, यहाँ भी 0 रखोगे तो फाइनली क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। बस छोटी सी बात है, ठीक है। लैंग्वेज आप इस तरह से यहाँ पे लिख लेना। आगे बढ़ते हैं बच्चों ना, यहाँ पे देखो h बराबर k बराबर 0 वृत्त का समीकरण हमारे पास आ गया। नेक्स्ट, केंद्र -3,2 तथा त्रिज्या 4 इकाई वाले, तुम क्या करेंगे, x माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, y माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 16। अब इसको प्रॉपर तुम कैलकुलेशन करके एक्सपेंड कर दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ पे बोलो वाई स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4y बराबर का 16। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल ऐसे होगा। अब ध्यान से देखो, थोड़ा और सिस्टमेटिक लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 4y बच्चों 16 में से 9 और 4 13, 16 इधर आएगा, 13 में 16 गया तो माइनस का 3 बराबर 0। ये फाइनल हमारा समीकरण बन गया। इस तरह से तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, बहुत आसान है। देखो कर लोगे इसके बाद तो तुम खुद ही, है ना, यही तो हमने किया। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 3। अब बच्चों इसमें देखो एक जनरल समीकरण में दे दिया। अब ये क्या पूछ रहा है, केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करो। यानी कि पहले तो मैं केंद्र के निर्देशांक दिए हुए होंगे, त्रिज्या दी हुई होगी, समीकरण पूछ लेगा। अब समीकरण दे दिया इसने और केंद्र के निर्देशांक को त्रिज्या पूछ रहा है, तो बच्चों इसको कंपेयर, इसकी तुलना हम किससे करने वाले हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से। यानी कि पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10वीं क्लास की बातें याद करो, द्विघात समीकरण में हमने पढ़ा था पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, तो फटाफट से नोट डाउन कर लो एक बार, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बच्चों हमने क्या पढ़ा था, एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाते हैं, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ते हैं या घटाते हैं, कुछ ऐसा था ना, याद आ रहा है कुछ, दोबारा बोल रहा हूँ, नोट डाउन कर लो फटाफट से वीडियो पॉज करके। एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाएंगे, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, इससे बनने वाली जनता परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर देखो मैं तुम्हें सिखाता हूँ इसको, है ना। यहाँ पे बच्चों देखो एक बार, एक्स स्क्वायर इसके पास ले लो 8x, है ना, फिर थोड़ा स्पेस दे दो वाई स्क्वायर प्लस का 10y, जो 8 है ना इसको इधर ले चलो प्लस का 8। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसके पास किसकी कमी है, 8 का आधा करो। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो पहले से 1 है, अब 8 का आधा करो 4, 4 का स्क्वायर करो 16, तो 16 को दोनों तरफ जोड़ दिया जाए तो बैलेंस भी रहेगा और ये वाली जनता परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट भी हो जाएगी। यहाँ पे आओ, 10 का आधा करो, देखो वाई स्क्वायर का गुणांक तो ऑलरेडी 1 है, 10 का आधा करो 5, 5 का वर्ग करो बच्चों 25 और 25 को दोनों तरफ जोड़ दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखो ये बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, क्या बना, x, देखो पहले वाले का रूट लेते हैं, लास्ट वाले का रूट लेते हैं ना, ध्यान रखना इस बात को, पहले वाले का रूट लास्ट वाले का रूट, यहाँ पे जो भी साइन हो प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, x प्लस 4 का वर्ग हो गया ये। यहाँ पे अब तुम डायरेक्ट कर लोगे, बोलो y प्लस 5 का वर्ग बराबर में बच्चों इनको जोड़ दो, 16 और 8 बच्चों कितना होता है 24, ठीक है, 24 और 25 49 यानी कि 7 का स्क्वायर। अब तुम आराम से बोल सकते हो बच्चों केंद्र के निर्देशांक -4 -5, भाई x माइनस एच से इनसे कंपेयर करोगे तो, और बच्चों रेडियस हमारी कितनी आ गई 7, खत्म का क्वेश्चन, इतनी सी बात है बस, यही तो पूछ रहा था। एक इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। अब इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे तुम्हें। पहला प्रश्न तुम्हें क्या मिल सकता है, केंद्र के निर्देशांक दिए हुए होंगे, त्रिज्या दी हुई होगी, समीकरण पूछ लेगा। दूसरा, इस तरह से समीकरण दिया होगा, हमें पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट करके उससे केंद्र के निर्देशांक और त्रिज्या निकालनी होगी। तीसरा प्रश्न बच्चों हमारे को क्या दिया हुआ होगा, ध्यान से देखो, इस तरह का प्रश्न, इस पर पूरी 11.1 तुम्हारी आधारित होगी, है ना, इन तीनों चारों कॉन्सेप्ट पर। बिंदुओं 2 - 2, अब तुम्हें देखो ध्यान से देखो, ये एग्जाम्पल्स जो मैंने सिखाया ना, इनके बिहाफ पे तुम्हें तुम्हारी 11.1 के प्रश्न हल करने अपने आप से हो जाएंगे।
ट्राई जरूर करने पड़ेंगे। अब तुम एप्लीकेबल हो उसको सोल्व करने के लिए। अगर तुम डायरेक्ट आगे वाला वीडियो देखते हो जिसमें मैं तुम्हें प्रश्न सिखाऊंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा बच्चों, है ना, क्योंकि मैंने सिखा दिया ना तुम्हारे को कॉन्सेप्ट। मैं डायरेक्ट तो प्रश्न वाला पे आ ही नहीं रहा। बिंदु 2, -2, 3, 4 से होकर जाने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा x + y = 2 पर स्थित है। अब इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे ये तुम समझो ना। सबसे पहली बात बच्चों, वृत्त का समीकरण क्या होता है? x - h का स्क्वायर, ठीक है, y - k का स्क्वायर, और बराबर क्या होता है? r स्क्वायर। पहली बात क्लियर है? अब ध्यान से देखना ना। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं बच्चों h और k बच्चों केंद्र रेखा पर स्थित है, सबसे पहली बात है ना। तो हमारे पास जो समीकरण बनेगा ना वो क्या बनेगा? अगर हमें पता है कि कोई पॉइंट यदि किसी लाइन पर है या उससे गुजर रहा है तो उसको x और y की जगह रखने पर सेटिस्फाई भी करेगा। इसका मतलब एक समीकरण तो हमारे पास क्या बनेगा? x की जगह h, y की जगह k = 2। एक तो h और k में ये वाला समीकरण हमारे पास बन गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, ये 2 और -2 से भी गुजर रहा है, 3 और 4 से भी गुजर रहा है। अभी 2 और -2 केंद्र के निर्देशांक नहीं है, इस पॉइंट से वृत्त गुजर रहा है, ठीक है। होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण याद करो। तो बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं। अब एक बार x की जगह 2 रखो, y की जगह -2 रखो। तो ध्यान से देखो, 2 - h का होल स्क्वायर प्लस y यानी कि -2 - k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। यहां से एक h और k में एक समीकरण हमारे पास बन जाएगा। अच्छा, एक और हमारे पास कहां से बनेगा? ध्यान से देखना, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। दूसरा बच्चों कलर चेंज करते हैं एक बार ताकि तुम और ढंग से स्पष्ट दिखाई दे। अब 3 और 4, x की जगह 3 और y की जगह 4, 3 - h का होल स्क्वायर, y की जगह में क्या लेना पड़ेगा? 4 - k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। अभी 3 समीकरण तुम्हारे पास है, ये वाला और ये वाला। इन तीनों से h और k का मान हमें निकालने आ जाओ। एक बार एक्सपेंड करना पड़ेगा बच्चों को, वापस हमें खोलना पड़ेगा। सॉरी, a - b का होल स्क्वायर लगाओ, a² + b² - का 2ab, ठीक है। आगे बढ़ो, यहाँ पे आ जाओ बच्चों। यहाँ पे देखो, तुम अगर नेगेटिव कॉमन लेके उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा सब कुछ। तो वापस जनरली कर दो, a² + b² - का 2ab या प्लस का 2ab, क्योंकि नेगेटिव कॉमन ले लिया ना हमने, है ना, बराबर r स्क्वायर। एक समीकरण तो ये बन गया। अब चलते हैं दूसरे वाले पे, इस वाले पे ना सॉल्व कर रहा हूं, उसको भी ध्यान से देखो। 9 + h² - का 6h प्लस, यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा? 16 + k² - का 8k बराबर r स्क्वायर। इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं बच्चों, कोई तो रिजल्ट आएगा ही आएगा यहाँ पे, है ना। ध्यान से देखो, करें सॉल्व। तो ये माइनस बच्चों -9 + 4, -9 + 4 कितना बचेगा? -5। कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। ये दोनों कैंसिल, 6h में से 4h गया तो बच्चों कितना बचा? 2h। ये माइनस बच्चों, -16 + 4 -12, ये माइनस, ये कैंसिल, ये प्लस 8 और 4 12k, ये माइनस कैंसिल, बराबर में क्या बचा? 0 बचा। तो ये लो, एक समीकरण हमारे पास h और k में ही आ गया। एक पहले से दिया हुआ है, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको फाइनली लिखो, क्या आ रहा है? ध्यान से देखो, 2h + 12k, 2h + 12k, ठीक है। 2h + 12k, -12 -5 दोनों मिलके -17, यानी कि बराबर में +17। अब इन दोनों समीकरणों को तुम हल कर दो कैसे भी, h और k का आंसर आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, समीकरण 1 को 2 से गुणा करते हैं। तो 2h + 2k बराबर 4, 2h + 12k। अब तो नॉर्मल है, इसके बाद तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, तुम्हें नॉर्मली सोल्व करना है बस। आ जाओ, थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है, माइनस कैंसिल, ये माइनस, तो बच्चों -10k, ठीक है। -17 में से 4 गया तो बच्चों कितना बचा? -13 बचा, ठीक है। तो k बराबर हमारे पास आ गया 13/10। अब k का मान यहाँ पे रख दो, तो h क्या आ जाएगा बच्चों? 2 - 13/10, ठीक है। तो अगर 20 में से 13 गया तो बच्चों कितना बचा? 7/10, ठीक है। अब h और k का मान किसी भी समीकरण में रखो बच्चों, यहाँ पे r का मान निकाल लो, r का मान आ गया, h और k का मान आ गया, फिर वापस इस समीकरण में रख दो, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। मतलब कैलकुलेशन बहुत बड़ी है। अब तो बात समझ में आ गई ना। देखो अपन ने क्या किया, हमने केंद्र के निर्देशांक निकाल लिए h, k, h और k की वैल्यू यहाँ पे रखो,
आर का मान आ जाएगा, बोलो आएगा नहीं आएगा। अब देखो एच और के भी आ गया, आर भी आ गया, फिर फाइनली यहाँ पे रख देना, तुम्हारा फाइनल समीकरण बन जाएगा, उसको सोल्व कर लेना। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा, तरीका समझ में आया नहीं आया। अब मैच करवा देता हूँ बच्चों, पूरी कैलकुलेशन हमने की हुई है, ध्यान से देखो इधर आओ। एच की वैल्यू आ गई बच्चों 0.7 और के की वैल्यू आ गई 1.3, यानी के का मान 13/10 और एच का मान 7/10। ठीक है, इसके बाद तो तुम कर ही लोगे। अब ये वैल्यूज हमने रख दी प्रॉपर। ये वैल्यू रखने के बाद बच्चों डायरेक्ट इसने क्या कर दिया, x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर, r का मान उस समीकरण में रखने पर शॉर्ट में इसने कर दिया। अब कैलकुलेशन आपको करनी है, कर लेंगे पक्का। तो बच्चों अब मिलते हैं हम अगली प्रश्नमाला में, सॉरी अगले वीडियो में बच्चों हम तुम्हारी प्रश्नमाला के प्रश्न करेंगे। उससे पहले आप सभी उनको खुद से ट्राई कर लें। इन्हीं 3 एप्लीकेशंस पर आधारित है जो मैंने तुम्हें सिखाई। पहली एप्लीकेशन क्या थी, केंद्र के निर्देशांक दिए हुए होंगे, त्रिज्या दी हुई होगी, समीकरण पूछ लेगा, समीकरण देके केंद्र के निर्देशांक और त्रिज्या पूछ लेगा, और या इस तरह से हमें समीकरण पूछ लेगा जो कि थोड़ा सा बड़ा होता है कैलकुलेशन में। समझ में आ गया? तो बच्चों मिलते हैं, धन्यवाद।